हेलो, मैं रोहित कुमार G&R कॉलेज बुलंदशहर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में 16 महाजनपद के विषय में पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक के बाद टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आज की हमारी वीडियो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के ऊपर है। चलिए बात करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। तो देखिए, मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछली वीडियो में भी हम ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। चलिए आगे, महाभारत में भी हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था और इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक जरासंध था, परंतु इसके हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। अर्थात बृहद्रथ वंश की विषय में हमको केवल सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्य स्रोतों से मिलती है, बाकी इसकी जानकारी हमें कहीं और से प्राप्त नहीं होती। तो कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलने के कारण हम बृहद्रथ वंश को मगध वंश का प्रथम शासक या प्रथम वंश नहीं कह सकते। अब देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। तो मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण में अगर देखें तो सबसे पहला यहाँ का उपजाऊ मैदान, क्योंकि मगध दोआब क्षेत्र में स्थित था। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो मगध साम्राज्य गंगा और सोन नदी के दोआब में स्थित था। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक सुरक्षा। मगध साम्राज्य की सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी प्राकृतिक रूप से भी थी। जैसे मगध साम्राज्य के दक्षिण में देखें तो विंध्याचल पर्वत हमको देखने को मिलता है, उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी देखने को मिलता है। मगध तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ था और उसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला थी। अर्थात मगध प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित था। तीसरा पॉइंट, खनिज संसाधनों की उपलब्धता। मगध साम्राज्य में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार में वृद्धि। मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद का व्यापार प्रत्येक जनपद, प्रत्येक महाजनपद से था, क्योंकि मगध के उपजाऊ मैदान होने के कारण मगध में कृषि की पैदावार प्रचुर मात्रा में होती थी। यानी आप कह सकते हो कृषि का जो उत्पादन था वो बहुत अच्छे रूप में होता था, जिसके कारण मगध का व्यापार अपने पड़ोसी राज्य, अपने पड़ोसी महाजनपदों से भी था। नेक्स्ट पॉइंट है वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता। मगध महाजनपद में वन क्षेत्र काफी विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे और वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हाथियों की भी उपलब्धता अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में लोहे की उपयोगिता। जैसे कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 6वीं शताब्दी में लोहे का प्रयोग होने लगा था। अगर आप देखें तो वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी और उसका प्रयोग भी होने लगा था। तो कृषि में लोहे के औजारों के प्रयोग के कारण भी कृषि में पैदावार बढ़ी। इसके बाद धान की रोपाई की पद्धति का विकास। अगर आज हम वर्तमान में जो धान की रोपाई को देखते हैं तो इसका विकास भी मगध महाजनपद में ही सबसे पहले हुआ था। आइए आगे चलते हैं। देखिए, मगध के उत्कर्ष में ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया? 7, जिसमें सबसे पहला राजवंश था हर्यक वंश। दूसरे नंबर पर शिशुनाग वंश, दूसरे नंबर पर शिशुनाग, तीसरे पर नंद वंश, नंबर 4 पर मौर्य वंश है, नंबर 5 पर है आपका शुंग वंश, नंबर 6 पर कर्ण वंश और नंबर 7 पर
सातवाहन वंश। अब इन 7 वंशों को भी हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे पहले हमको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ना पड़ेगा। मौर्य वंश को हमको अलग पढ़ना पड़ेगा और इससे बाद के को अलग। तो देखिए, मौर्य वंश से पहले के वंश मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद के वंशों को मौर्योत्तर वंश कहा गया। मौर्य वंश के बाद के वंशों को क्या कहा गया? मौर्य उत्तर वंश, यानी मौर्य के वंश के बाद के वंश। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के उत्कर्ष में इन 3 वंशों का सबसे प्रमुख योगदान था, इसलिए सबसे पहले हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक का जो समय है वो आपका हर्यक वंश का है। हर्यक वंश में कुल 4 राजा हुए, जिसमें पहला है बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, इसके बाद उदयन और उसके बाद नागदशक। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु राजा बना। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना और उदयन के बाद नागदशक राजा बना। तो सबसे पहले हम बिंबिसार के विषय में पढ़ते हैं। आइए देखिए, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार का जो समय है वो 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक, यानी 4। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी और बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की सबसे पहले राजधानी क्या थी या सबसे पहले कैपिटल क्या थी, तो गिरिव्रज। गिरिव्रज के बाद राजगृह को बिंबिसार ने राजधानी बनाया। बिंबिसार ने शादी विवाह के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने विवाह में दहेज के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर बात करें बिंबिसार के प्रमुख विवाहों की, तो बिंबिसार के 3 प्रमुख विवाह माने जाते हैं, जिसमें पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी के साथ किया था। इस विवाह में बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, देखिए ये मगध साम्राज्य है और प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से विवाह करने के बाद उसे देखिए काशी भी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। अब मगध का जो विस्तार है वो काशी तक हो गया। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बिंबिसार के दूसरे विवाह की। तो बिंबिसार का दूसरा विवाह चेलना, जिसे कहीं कहीं पे छलना के नाम से भी जाना जाता है, ये वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तो बिंबिसार का दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छलना के साथ हुआ। और बिंबिसार का तीसरा विवाह छैमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी के साथ हुआ। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहां पर सेनापति के रूप में अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया था। देखिए, ये आपको मगध दिख रहा है, मगध। इसके बाद उसने विवाह करके दहेज के रूप में काशी को प्राप्त किया और काशी को प्राप्त करने के बाद उसने अंग प्रदेश को भी जीत लिया। तो अब मगध का जो विस्तार है काशी और अंग तक फैल गया। और इसी के साथ देखिए उसने मद्रकुल, देखिए आगे बात करते हैं, उसने अपने समय में अवंती के राजा प्रघोत जो पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, उसे ठीक करने के लिए उसने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था, जिसके बाद अवंती के राजा प्रधोत स्वस्थ हो गए थे। जिसके बाद
मगध और अवंती के बीच अच्छे संबंध स्थापित हुए। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये अवंती आपको दिखाई दे रहा है और ये आपका मगध है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है कि जीवक किसका राजवैद था। तो जीवक बिंबिसार का राजवैद था और बिंबिसार ने उसे अवंती के राजा के इलाज के लिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि जीवक किसका राजवैद था। तो जीवक किसका राजवैद था? तो जीवक राजवैद था बिंबिसार का। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं अजातशत्रु की। 492 बीसी में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। ठीक है, देखिए हो सकता है अजातशत्रु ने अपने पिता से कहा हो कि भाई अब आपने शासन काफी कर लिया, आप बुजुर्ग हो गए, तो अब आप राजगद्दी को छोड़ दीजिए, हाँ हमको राजा बनने दीजिए। तो हो सकता है उन्होंने उनकी बात को न माना हो, तो इसी चक्कर में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी हो। तो लेकिन बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा ही की गई थी। उसकी बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु राजा बना। देखिए, पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। जो आपका हर्यक वंश है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। अपने पिता को मारकर राजगद्दी को हासिल किया था। और ये सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से अगर कहीं देखा जाता है तो हर्यक वंश में देखा जाता है। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अजातशत्रु पे। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसलिए अजातशत्रु को कुटिक भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है कि किस राजा को कुटिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। आगे, अजातशत्रु के ही शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति या समिति हुई थी। क्लियर? ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है कि पहली बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई, या पहली बौद्ध समिति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, तो वह किस वंश से या किस राजवंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से। पहली बौद्ध समिति हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया था। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार, जिसका नाम है रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। ये 2 हथियार जो भारतीय इतिहास में पहली बार देखने को मिले थे, जिसमें एक है रथमूसल और दूसरा है महाशिलाकंटक। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, जब उसमें लास्ट में युद्ध होता है तो उसमें इन 2 हथियारों का भी प्रयोग किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं इमेज। देखिए, जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, ये है आपका रथमूसल। ये क्या है आपका? ये आपका रथमूसल है और ये दूसरा है आपका महाशिलाकंटक। ऐसा आपने इन हथियारों का, इन औजारों का प्रयोग, अभी एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें भी आपने इसको देखा हुआ। ये रथ बना हुआ है, इसके आगे इनको तलवारों को मोड़ के लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपने देखा होगा मूवी में। चलिए आगे बात करते हैं हर्यक वंश के अगले राजा उदयन की। देखिए, उदयन का शासनकाल 461 बीसी से लेकर 445 बीसी के बीच था। उदयन ने भी अपने पिता की तरह जैसे देखिए, उदयन के पिता अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। तो देखिए, इसने भी अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए,
उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक नए शहर की स्थापना की जिसे पाटलिपुत्र नाम दिया गया और उसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अगर वर्तमान में आप पाटलिपुत्र को देखेंगे तो पटना, जो वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है, वही प्राचीन भारतीय इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से उसको जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित या ट्रांसफर की? तो उदयन ने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की? तो भी उदयन ने। कहीं कहीं पे उदयन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उदयन, कहीं कहीं पे उदयन आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं पे उदयन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था तथा उसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए हर्यक वंश में कितने राजा हुए? 4। पहले हैं आपके हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश में पहले राजा हैं आपके बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद उदयन और उदयन के बाद आपके उदयन के बाद क्या है आपके नागदशक। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपने देखा हर्यक वंश को किस नाम, दूसरा क्या नाम है इसका हर्यक वंश का दूसरा नाम है पितृहंता वंश। ठीक है, देखिए कैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कैसा कहा जाता? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड है वो 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग को कहा जाता है। अभी जैसा कि हमने आपको लास्ट लाइन में बताया था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की थी और उसने एक नया राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर मगध की राजधानी वैशाली को बनाया था। ठीक है ना, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित या ट्रांसफर की थी? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा बना और कालाशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को फिर से बनाया, यानी वैशाली से ट्रांसफर किसने किया? कालाशोक ने। और कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध समिति या दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने की थी और नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की? नंद वंश की। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक भी बनता है कि अगर आपको देखा जाए मगध की सबसे पहले राजधानी गिरिब्रज क्या थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज के बाद राजगृह हुई, क्लियर? राजगृह के बाद पाटलिपुत्र हुई, यानी देखिए सबसे पहले मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज से राजगृह किया बिंबिसार ने। किसने किया? बिंबिसार ने। इसके बाद राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया आपका उदयन ने। पाटलिपुत्र से राजधानी बनी आपकी वैशाली। क्या बनी? वैशाली। और वैशाली किसने बनाई थी राजधानी? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। अब वैशाली से द्वारा राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र बनाई थी कालाशोक ने।
क्लियर। देखिए, तो मगध की सबसे पहले राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह हुई, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली और उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र हुई। अब शिशुनाग के अंतिम राजा नंदीवर्मन की हत्या महापद्मानंद ने की और एक नया राजवंश नंदवंश की स्थापना की। नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद ने की। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंदवंश का शासक एक शूद्र था। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीत कर अपने राज्य में सम्मिलित किया। इसीलिए उसने सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात इस उपाधि का अर्थ है क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि भी हासिल की थी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। देखिए, नंदवंश में अगर बात करें, नंदवंश में कुल कितने राजा हुए? 9। इसलिए नंदवंश को नव नंदवंश के नाम से भी जाना जाता। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि नव नंदवंश के नाम से किसे जाना जाता है, या नंदवंश में कुल कितने राजा हुए? तो 9। आगे बात करते हैं नंदवंश की। तो नंदवंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद, उन्होंने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की थी, जिसका उल्लेख हमको कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से प्राप्त होता है। यानी महापद्मानंद ने कलिंग को जीता था, इसके विषय में हमको जानकारी कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से प्राप्त होता है। कलिंग, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा मगध में। कलिंग आज के अगर वर्तमान समय में देखें तो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में कलिंग के नाम से उसको जाना जाता था। महापद्मानंद ने कलिंग को जीतकर कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी कराया था। और महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे, धनानंद भी उसका ही पुत्र था। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए आगे बात करते हैं धनानंद के विषय में। धनानंद का शासन काल, जो उसका समय टाइम पीरियड है, वो 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के बीच है। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद को माना जाता है। यह बहुत ही क्रूर शासक था, आप कह सकते हो ये बहुत ही लालची और अत्याचारी शासक था। इसी के समय ये क्वेश्चन आता है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? तो धनानंद का। देखिए, ये धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। जब इस आक्रमण के विषय में चाणक्य धनानंद के दरबार में गए थे, तो धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उसे वहां से निकाल दिया था। जिसके बाद चाणक्य ने अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी और उसको पराजित किया। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। चलिए आगे इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अभी हमने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, तो क्या होगा इसका आंसर? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या धनानंद? तो इसका सही आंसर है उदयन। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, या पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? कुड़िक का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। हर्यक वंश में अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह भी आपने आपको बताया था कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है, यानी नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की? देखिए,
महाकाव्य के द्वारा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि महाकाव्यों में बृहद्रथ को मगध का प्रथम शासक माना जाता है, परंतु ऐतिहासिक रूप से हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, महाकाव्यों के अनुसार, तो महाकाव्यों के अनुसार राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, और इसका है बृहद्रथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? जैसा कि अभी हमने बताया हर्यक वंश का संस्थापक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? देखिए अभी ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आप जिस भी मैन एग्जाम को देखेंगे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। मगध के उत्कर्ष में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र से ही आता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, या उसको पहली बार राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा उदयन, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? ठीक है, यानी उसने संबंध बनाए, शादियां की, विवाह किए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी आपको हमने बताया था 3 प्रमुख विवाह बताए थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और दूसरा ग्रंथ जैन धर्म का ग्रंथ है, और उसका नाम क्या है? जैन ग्रंथ, उसका है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र और अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? यानी अलेक्जेंडर ग्रेट कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसिडोनिया का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में उनके वंश दिए हुए हैं। तो पहला है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का। दूसरा है कालाशोक। कालाशोक किस वंश का था? तो शिशुनाग वंश का। और महापद्मानंद नंद वंश का। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ए का ए, बी का 2 और सी का 3। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? यह हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जहां पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।